हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 19 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 17 नवंबर 2022 की क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों इसमें कुमार गौरव सर के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और जितने भी स्टैटिक जीके से संबंधित पॉइंट और लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए गए, उन सभी को मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो दोस्तों 17 नवंबर 2022 की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाए गए हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर नोट करने की कोशिश की है। हो सकता है 1 से 2 पॉइंट मैं नोट ना कर पाया हूँ, लेकिन पूरी हमारी कोशिश यही रही है कि सारे पॉइंट्स आपको मैं नोट करके प्रोवाइड करवा सकूं। तो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स नोट किए हैं। तो आपको ये क्लास पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है, क्योंकि यहाँ से आपका 25 से 30 मिनट में आपका पूरी क्लास का अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और टेलीग्राम का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर इन सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। दोस्तों आज का जो अपना पहला पॉइंट दिया गया है, पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। जवाब देना है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ दे कि ये जो प्रतिवर्ष 16 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, ये 16 नवंबर को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 नवंबर 1966, ये डेट और सन याद रखना है। क्या 16 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। यही कारण है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय प्रेस जो परिषद है इसका अधिनियम कौन सा है, तो अधिनियम कौन सा है इसका 1965। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और उसका अधिनियम कौन सा है, 1934 का है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि भारतीय प्रेस परिषद की जो स्थापना हुई थी वो तो 16 नवंबर 1966 को हुई थी, लेकिन जब अधिनियम इसका पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? अधिनियम बताएंगे 1965। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पॉइंट दिया गया है कि जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखना, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना। उसके बाद जो समाचार पत्र होते हैं उनका एक जो मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसको तय करना, वह इसका काम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर बात आई है भारतीय प्रेस परिषद की। तो भारतीय प्रेस परिषद में कितने सदस्य और कितने अध्यक्ष होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 28 अन्य सदस्य होते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारतीय प्रेस परिषद का जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति, लोकसभा स्पीकर और 28 मेंबर। कौन से 28 मेंबर? ये वाले जो 28 मेंबर हैं, ये 28 मेंबर और लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, ये लोग मिलकर क्या करते हैं? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। बात की जाए वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में इसकी जो अध्यक्ष है वह है रंजना प्रकाश देसाई। नाम क्या है अध्यक्ष का? रंजना प्रकाश देसाई। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? जवाब देना है चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वह लिटन के द्वारा लाया गया था। तीसरा पॉइंट है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो बताना है आर्टिकल 19(1)(a) में है। उसके बाद पूछा गया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस, ये डे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डे है वीर बाल दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 2022 में और 26 दिसंबर को पहली बार मनाया जाएगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है 26 दिसंबर को, क्योंकि ये 26 दिसंबर 2022 को पहली बार मनाया जाएगा। अगला पॉइंट है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती इसी दिन हुई है। कब? 23 जनवरी को। और उन्हीं के जन्म दिवस पर यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है और यहाँ से जितने भी पॉइंट बन सकते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, स्टैटिक जीके हो गई और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गई, उन सभी को हमने इसमें देखा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 संबंधित है पेशा अधिनियम से। पेशा अधिनियम, पहली बात तो ये जो पेशा अधिनियम है, ये पेशा की फुल फॉर्म क्या होती है ये याद रखना है। पेशा अधिनियम की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। बात की जाए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम। क्या कहते हैं? पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम इसको हिंदी में कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि ये पेशा अधिनियम कौन से वर्ष का है, तो बताना है कि जो पेशा अधिनियम है यह 1996 वर्ष का है। कौन से वर्ष का है? 1996 का। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो ये जो पेशा अधिनियम 1996 है, पूछा जाएगा कि ये कौन सी समिति की सिफारिश पर लाया गया था।
तो बताना है दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। बात की जाए यह एक्ट जो है अभी हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है, यह एक्ट अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इसको कौन से राज्य में लागू किया गया है, तो बताना है इसको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। पूछा जाए किसके द्वारा लागू किया गया है, तब बताना है कि इस अधिनियम को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लागू किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी कौन है, ये भारत की राष्ट्रपति हैं। वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, और इन्हीं के द्वारा पेशा अधिनियम 1996 को मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। बात की जाए ये अधिनियम अभी तक कितने राज्यों में लागू किया जा चुका है, तो ये जो अधिनियम है अभी तक 10 राज्यों में लागू किया जा चुका है। तो दोस्तों पेशा अधिनियम से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जो पेशा अधिनियम है कौन से वर्ष से संबंधित है, जवाब देना है 1996 से। पेशा अधिनियम की फुल फॉर्म क्या होती है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं पंचायत विस्तार अधिनियम कहते हैं, पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम कहते हैं। ये कौन सी समिति की सिफारिश पर लाया गया था, तब बताना है कि इसको दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और ये जो एक्ट है अभी हाल ही में कौन से राज्य में लागू किया गया है, बताना है कि इसको मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। पूछा जाए किसके द्वारा लागू किया गया है, तब बताना है कि इसको द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लागू किया गया है। अभी तक ये जो अधिनियम है कितने राज्यों में लागू हो चुका है, तो बताना है कि अभी तक यह अधिनियम 10 राज्यों में लागू हो चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन से संबंधित। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, जवाब देना है कि 24 अप्रैल 1993 को ये संविधान संशोधन लागू हुआ था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तब बताना होता है कि 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद नंबर 243 से 243 ओ को जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन से कौन सा भाग संबंधित है, जवाब देना है भाग नंबर 9। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कौन सी समिति की सिफारिश पर लाया गया, जवाब देना है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, यहाँ पर दिया गया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोकल गवर्नेंस, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो बताना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से की गई थी, यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, यहाँ से प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था। सबसे पहले इसको राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। अगर पूछा जाए कब लागू किया गया था, तो जवाब देना है कि इसको 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था, जवाब देना है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, और ये पंचायत से ही संबंधित है। यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, जवाब देना है कि अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं, और अनुसूची नंबर जो 12 है इसमें कुल कितने विषय हैं, इसमें कुल विषय हैं 18। तो ये 11वीं अनुसूची में 32 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 से संबंधित। पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत कब की गई है और किसके द्वारा की गई है, तो जवाब देना है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की गई है। 2 प्रश्न बनेंगे करंट से रिलेटेड, और बाकी बनेंगे इससे संबंधित, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से करंट के क्वेश्चन क्या बनेंगे कि डिजिटल शक्ति 4.0 को कौन से आयोग के द्वारा शुरू किया गया, जवाब देना है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। कब शुरू किया गया, तब बताना है 15 नवंबर 2022 को। चलिए ये तो बात हो गई करंट की। अब इससे संबंधित क्या पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि यह अभियान जो है पहली बार कब शुरू हुआ था। डिजिटल शक्ति अभियान पहली बार कब शुरू किया गया था, तो जवाब देना है कि इसको 2018 में पहली बार शुरू किया गया था। अच्छा बात की जाए कि ये जो डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान है, इसमें राष्ट्रीय महिला जो आयोग है इसकी मदद कौन कर रहे हैं, मतलब इसका सहयोग कौन कर रहे हैं, तो बताना है साइबर पीस संस्था और मेटा। मेटा मतलब फेसबुक, फेसबुक का नया नाम क्या है, फेसबुक का नया नाम है मेटा, यानी कि साइबर पीस संस्था और मेटा और राष्ट्रीय महिला आयोग, इन तीनों के द्वारा मिलकर क्या किया गया है, राष्ट्रीय डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की गई है। बात आई है यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं।
पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, जवाब देना है जयंती पटनायक। और वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष कौन है, तो बताना है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित अधिनियम कौन सा है, जवाब देना है 1990 का अधिनियम राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को कहां से शुरू किया गया, केरल से शुरू किया गया। किस लिए शुरू किया गया, इसे महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को केरल से स्टार्ट किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सी इज ए चेंज मेकर अभियान। सी इज ए चेंज मेकर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था, जवाब देना है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ही सी इज चेंज मेकर अभियान को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से हुई थी, हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट ये जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है उज्ज्वला योजना से संबंधित है। उज्ज्वला 1.0 जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 मई 2016 को हुई थी। पूछा जाए कहाँ से हुई थी, तो बताना है उत्तर प्रदेश के बलिया से। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहाँ से और कब की गई, उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत महोबा से 10 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है वह है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आर्टेमिस मिशन फर्स्ट। कौन सा मिशन, आर्टेमिस मिशन फर्स्ट। पूछा जाएगा कि जो आर्टेमिस मिशन फर्स्ट है इसको कब लॉन्च किया गया, तो बताना है 16 नवंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा। ये नासा क्या है, नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। पूछा जाए कहाँ से लॉन्च किया गया, तो बताना है कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में स्थित है, वहाँ से आर्टेमिस मिशन फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। और इसमें यान कौन सा यूज किया गया है, ओरियन अंतरिक्ष यान को प्रयोग में लाया गया है। तकनीक कौन सी प्रयोग में लाई गई है, तो क्रायोजेनिक तकनीक का नाम आपको बता देना है। ये जो मिशन है कैसा मिशन है, यह एक प्रकार का लूनर मिशन है जिसके द्वारा एक बार फिर से मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाया गया है। ले जाया गया है यानी कि इसके पहले भी जा चुका है मनुष्य, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है एक बार फिर, यानी कि इसके पहले भी ये घटना हो चुकी है। तो अगर ये आर्टेमिस मिशन फर्स्ट जो है चंद्रमा पर मनुष्य को ले गया है, यानी ये पुनः ले गया है, दोबारा ले गया है। तो इसके पहले कब गए थे मनुष्य चंद्रमा पर, तो बताना है कि जब पहली बार चंद्रमा पर कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। उस समय ये कौन सा मिशन था, तो बताना है अपोलो मिशन। अपोलो मिशन कौन से वर्ष से संबंधित है, जवाब देना है कि यह 1969 से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है परसिवरेंस रोवर। परसिवरेंस रोवर किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, परसिवरेंस जो रोवर है नासा का ये एक रोवर है और इसको मंगल ग्रह की सतह पर लॉन्च किया गया। राशिद रोवर किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये जो राशिद रोवर है इसको नवंबर 2022 में यानी कि इसी महीने में लॉन्च किया जाएगा। अभी लॉन्च नहीं किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, यूएई इसको लॉन्च करेगा। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा राशिद रोवर को कब लॉन्च किया जाएगा, नवंबर 2022 में। कहाँ लॉन्च किया जाएगा, इसको चंद्रमा पर उतारा जाएगा। कहाँ उतारा जाएगा इसको, चंद्रमा पर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर EOS-04 सैटेलाइट। EOS-04 सैटेलाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया है इसको, इसरो ने लॉन्च किया है। GSAT-24 को कहाँ से लॉन्च किया गया, फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया है। और यह एक प्रकार का संचार उपग्रह है। कौन से रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जवाब देना है एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो GSAT-24 से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। कहाँ से लॉन्च किया गया, फ्रेंच गुयाना से। GSAT-24 कैसा उपग्रह है, संचार उपग्रह है। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया, एरियन 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, PSLV C-53। PSLV C-53 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी किसने, इसरो ने इसको लॉन्च किया है, सिंगापुर के 3 उपग्रहों को। निसार, ये निसार का फुल फॉर्म क्या होता है, निसार का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नासा इसरो सिंथेटिक आर्पचर रडार। क्या होता है, नासा इसरो सिंथेटिक आर्पचर रडार, यानी यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। निसार क्या है, निसार जो है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है, विश्व का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है, फाल्कन 9 है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, जर्मन वॉच संस्था। बाकी दो और पॉइंट इसमें से याद रखने हैं कि न्यू क्लाइमेट संस्थान और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीन संस्थाएं मिलकर इस इंडेक्स को जारी करती हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि ये क्यों जारी किया जाता है, इसमें क्या देखा जाता है? तो इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को आधा करने में कौन सा देश कितना काम कर रहा है, ये सब कुछ इसमें देखा जाता है और उसी के आधार पर देशों को रैंक दी जाती है। बात की जाए इसमें रैंक की, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है। तो इसमें कुल मिलाकर 59 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें से पहले स्थान पर कोई भी देश नहीं आया, दूसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं आया, तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं आया। इसमें जो रैंक शुरू हुई है चौथे से शुरू हुई है, जिसमें चौथे स्थान पर कौन आया है? डेनमार्क आया है। और पांचवें स्थान पर कौन आया है? स्वीडन आया है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 8वां है। और 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 2022 वाला जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भारत की रैंक 10वीं थी। चीन कौन से स्थान पर है? चीन 51 स्थान पर है। और अमेरिका जो है यहाँ 52 नंबर पर है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया? मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया? जवाब देना है गृह मंत्रालय के द्वारा ये सर्वे किया गया है और इसमें कुल 576 भाषाओं पर रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है HDI इंडेक्स यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान इसमें किसने प्राप्त किया है? स्विट्जरलैंड ने। और भारत कौन सा स्थान पर रहा है? भारत इसमें 132वें स्थान पर रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचकांक और उनमें भारत की रैंक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 150। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 136। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 135। और ये इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 135। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107। तो ये सभी सूचकांक और उनमें भारत की रैंक क्या है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 से संबंधित, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा ये हमको बताना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जवाब देना है कार्लोस सौरा को। कार्लोस सौरा कहाँ के हैं? कार्लोस सौरा स्पेन के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। ये नाम आपको याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जवाब देना है गोवा में। कहाँ किया गया? गोवा में। सत्यजीत रे को भारत रत्न कब दिया गया था? जवाब देना है कि इन्हें जो भारत रत्न है वह 1992 में दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिया गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में कौन से नंबर का दिया गया है? 52वें नंबर का दिया गया है। तो बताना है आशा पारेख को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 68वें नंबर के प्रदान किए गए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। अजय देवगन की फिल्म तानाजी के लिए और सूर्या का फिल्म सोराई पोट्रू के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऑस्कर अवार्ड 2022 से संबंधित। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? कोडा फिल्म को दिया गया। और ये ऑस्कर कौन से नंबर के थे? ये जो ऑस्कर हैं 94th नंबर के ऑस्कर दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रैमी अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो ग्रैमी अवार्ड है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? लता मंगेशकर को जो भारत रत्न है 2001 में दिया गया था। कर्नाटक रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कर्नाटक रत्न अवार्ड से पुनीत राजकुमार, ये एक अभिनेता थे, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड इन्हें मृत्यु उपरांत दिया गया है, यानी कि इनकी डेथ होने के बाद में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। और आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें दिया गया है कि ग्लोबल शील्ड योजना,
ग्लोबल शील्ड योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? जवाब देना है कि इसकी शुरुआत COP27 में मिस्र में लॉन्च की गई। ग्लोबल शील्ड योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया है? मिस्र से। मिस्र में किसका आयोजन हो रहा है? COP27 का, और वहीं से इस योजना को लॉन्च किया गया है। यह योजना कौन से संगठन द्वारा लॉन्च की गई है? अगर ये पूछा जाए तो बताना है कि यह योजना G7 संगठन के द्वारा लॉन्च की गई है। कौन से संगठन के द्वारा? G7 संगठन के द्वारा। तो ये तो हो गई करंट की बात। अब देख लेते हैं इससे संबंधित पॉइंट। आसियान, पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर आसियान। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। आसियान में कितने मेंबर हैं? आसियान में 10 मेंबर हैं। और अभी हाल ही में आसियान ने एक सूचना जारी की है कि मैं एक देश को 11वां मेंबर बनाऊंगा, और उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और मैंने आपको शायद कल की वीडियो में ही करवाया था, और उसकी राजधानी हमने आपको बताई थी, क्या थी? दिल्ली थी। क्या थी? दिल्ली। और उस देश का नाम हमने क्या बताया था? उस देश का नाम हमने बताया था तिमोर लेस्ते। और उसका पहले नाम क्या था? पूर्वी तिमोर पहले उसका नाम था, और अब उसका नाम क्या हो गया है? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। और वही इसका 11वां मेंबर बनने वाला है। अभी तक बना नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसका मेंबर वो 11वां बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नाटो से संबंधित। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नाटो में कितने मेंबर शामिल हैं? नाटो में 30 मेंबर शामिल हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जवाब देना है फिजी में। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा है। क्या है? सुवा। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? नाम बताना है रुचिरा कंबोज। इन आवर लाइफ टाइम अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? पर्यावरण मंत्रालय और यूएनडीपी को शुरू किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय भारत का और यूएनडीपी के द्वारा इसको शुरू किया गया। लाइफ मिशन को कहाँ से शुरू किया गया? इसको गुजरात में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। लाइफ का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो बताना है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है G20 2022 की अध्यक्षता कौन से देश के द्वारा की गई है? G20 2022 की अध्यक्षता कौन से देश के द्वारा की गई है? इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया में कहाँ पर? बाली में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व का काला प्रदेश किसे कहते हैं? विश्व का काला प्रदेश रूर क्षेत्र जर्मनी को कहते हैं। भारत का काला प्रदेश किसे कहते हैं? भारत का काला प्रदेश दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का प्रश्न संख्या 8। और प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है? पूछा गया है कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य, अभी हाल ही में एक लोगों को क्या किया गया है? नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है डॉक्टर अरविंद विरमानी। क्या नाम है? डॉक्टर अरविंद विरमानी। इसके पहले से भी इसमें 3 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, जिनका नाम है VK सारस्वत, रमेश चंद्र और VK पॉल। और अब चौथे जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर अरविंद विरमानी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बात आई है यहाँ पर नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कौन से आयोग के स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। यानी कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। कब कर दी गई? 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बताना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दूसरा पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? सुमन के बेरी हैं। CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। नीति आयोग कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? सहकारी संघवाद पर यह कार्य करता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। ये नाम आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि भारत के वर्तमान समय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। कौन है? अजय कुमार सूद। अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जवाब देना है अनुच्छेद नंबर 263 में अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? जवाब देना है विनय मोहन क्वात्रा।
नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। ई अमृत रिपोर्ट किसने शुरू की है? ई अमृत रिपोर्ट जो है नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है, और नीति आयोग के बारे में जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब हमने आपको बता दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 9। पूछा गया है इस्पात उत्पादन से संबंधित। इस्पात उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? भारत। तो आपको भारत का स्थान याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान है वह कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चलिए अब स्टैटिक जीके से संबंधित या फिर इससे जो करंट हो सकती है उसको देख लेते हैं। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में। इसको कौन से देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो बताना है सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में हम कहते हैं रूस, इसकी सहायता से इसको स्थापित किया गया था। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो जवाब देना है तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय बोकारो स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। कहाँ हुई थी? साक्ची में हुई थी। अब यहाँ पर बात आई है टिस्को की, तो टिस्को से हमारा प्रश्न है कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टिस्को का जो फुल फॉर्म है उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, राउरकेला और दुर्गापुरा, ये जो सभी तीनों हैं, इन तीनों को कब स्थापित किया गया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनको स्थापित किया गया था। दूसरा का याद रखना है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। और दुर्गापुरा कहाँ है? दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र को सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला को जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। और दुर्गापुरा को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। और ये तीनों के तीनों कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय इनको स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? यानी कि जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट है वर्तमान समय में नैनीताल में है, अब इसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हल्द्वानी में। अब से इसका हाईकोर्ट कहाँ होगा? हल्द्वानी में होगा। बात आई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। लेकिन अगर एग्जामिनर ये लिख दे कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तब जवाब देना है गैरसैंण। उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है? उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है? 70 है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। इसकी स्थापना कौन से राज्य से की गई थी? तो उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य को स्थापित किया गया जिसका नाम उत्तराखंड। स्थापित कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। रिट जारी करने का अधिकार पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 32 में। हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 226 में। वर्तमान समय में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और उनमें से नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट नवीनतम हाई कोर्ट है। पहले नंबर की पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है? केरल हाई कोर्ट। सेवानिवृत्त की जो आयु है, यानी कि जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु होती है कितनी होती है? 65 वर्ष। कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। कौन से हाई कोर्ट में? हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। जैसे आप लोगों को इस क्लास का फायदा मिल रहा है वैसे ही आपको दोस्तों को भी इस क्लास का फायदा मिल सके। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शेयर जरूर करना, जिससे कि उन लोगों को भी फायदा मिल सके। और इसकी अगर PDF आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।